जब रमा को गुलाबो कहीं नहीं मिलती तो वो मुन्नी और बिट्टू से पूछती है, पर वो भी मना कर देते हैं कि उन्होंने उसे नहीं देखा। रमा जब सब जगह ढूंढकर थक जाती है तभी उसे कुछ अजीब सी दांत के किटकिटाने की तेज आवाज आती है। उसका ध्यान ऊपर छज्जे पर जाता है। वो कटकट की आवाज वहीं से आ रही थी। वो ऊपर छज्जे पर जाती है। सामने जैसे ही उसकी निगाह पड़ती है, गुलाबो दूसरी तरफ मुंह किए उकरू बैठी दिखाई देती है। उसकी ये अजीबोगरीब मुद्रा देखकर रमा थोड़ा सकपका जाती है। अरे तुम ऊपर क्या कर रही हो? गुलाबो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, सुन रही हो? रमा के आवाज देने पर भी जैसे उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे ही वो उसे पीछे से कंधे पर हाथ रखती है तभी जैसे उसे एक जोर का झटका लगता है। रमा घबराकर पीठ के बल गिरते गिरते बचती है। रेलिंग पकड़कर संभलते हुए वो हैरानी से उसे देखती है। रमा के उसके कंधे पर हाथ रखने से गुलाबो बिना पीछे मुड़े उसी दिशा में बैठे हुए अचानक अपना चेहरा झटके से ऊपर करती है, जैसे कोई आवेश में आकर चेहरा ऊपर करता हो, पर कुछ बोलती नहीं। रमा घबराकर धीरे से फिर पूछती है, यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुमको। चलो पानी गरम रख दिया है, तुम नहा लो। आप चलिए, मैं आती हूँ कुछ देर से। गुलाबो उसी तरफ मुंह किए हुए रमा से बोलती है। पर तुम यहाँ इस तरह ऊपर कर क्या रही हो? रमा अचरज से पूछती है। मैंने कहा ना, आप चलिए, मैं आती हूँ। इस बार गुलाबो का स्वर कुछ तेज अजीब सा लगता है रमा को। रमा उसके जवाब देने के अंदाज से थोड़ा डर जाती है। वो उसे देखते हुए हैरानी और डर से चुपचाप नीचे चली जाती है। कुछ देर बाद गुलाबो उतरकर नीचे आती है और सीधा कोने में बने घुसलखाने की तरफ बढ़ती है। रमा उसकी इस अजीब चाल को बड़े गौर से देखने लगती है, पर कुछ समझ नहीं पाती। गुलाबो दरवाजा बंद कर अंदर नहाने चली जाती थी। इतने में पार्वती और महेश आपस में कुछ बातें करते हुए मनोहर लाल के यहां से वापस आ जाते हैं। आते ही पार्वती गुलाबो के बारे में पूछती है। रमा घुसलखाने की तरफ इशारा करती है। रमा के चेहरे पर सोच और हैरानी के भाव देखकर पार्वती उससे पूछती है, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तेरी? रमा खुद को संभालते हुए, हाँ मां जी, वो तो ऐसे ही बस। कितनी बार कहा खुद का ध्यान रखा कर, सुबह थोड़ा आराम से उठाकर, जल्दी उठकर फिर बाद में अलसाई हुई रहती है दिन भर। अब जा जरा चाय तो बना ले, ससुरी माथे की नस चटक रही है आज सुबह से। पार्वती रमा की ओर देखकर बोलती है। रमा अंदर रसोई घर में जाकर चाय बनाने लगती है। महेश पास में ही आंगन के एक कोने में लगे बगदे खली के ढेर में से कुछ चारा उठाकर गाय बैलों के सामने रखने लगता है। पार्वती खटिया पर सर पकड़कर बैठ जाती है। ये सचिन सुबह सुबह से किधर चला गया आज? पार्वती महेश से बोली। बंटी के यहां जाने का कहकर गया है, उसकी मोटरसाइकिल वापस करने। महेश जवाब देता है। महेश की बात सुनकर पार्वती धीरे से खुद से ही बरबराने लगती है। पता होता कि शहर की हवा लगने से छोरे मनमानी करने लगते हैं तो कभी नहीं भेजती उसे। इतनी खेती बाड़ी है, यही रहकर तेरा हाथ बटाता तो अच्छा होता। ये मुई फिल्म देख देख के जवान पीढ़ी हाथों से फिसली जा रही है। घर वाले तो जैसे मूर्ख हैं, उन्हें तो कुछ आता जाता ही नहीं। हमने तो बिला वजह जिंदगी काट डाली, यही है जो कुछ है। हा। पूरे समाज में नाक कटवा कर रख देगा ये छोरा। जब आया था तो कितनी खुश थी, बड़ा घमंड था खुद की किस्मत पे। पर जब राजा रावण का घमंड नहीं टिका तो ससुरी में कौन, बड़ी आसमान में उड़ रही थी मैं, भोलेनाथ ने पल भर में वापस धरती पर पटक दिया। होंगे कोई पिछले जन्म के पाप जो इसके रूप में उदय हुए। ले आया उसे जिसके न खानदान का पता न जात का। क्या पता सच भी बोले है या दे दी बत्ती पर है लिखे लड़के को देखकर। अब भुगतो जितनी जिंदगी बची है तब तक। अरे ओ ढिल्लो देवी चाय बना रही है या उगा रही है? मर जाऊंगी तब लाएगी क्या? पार्वती गुलाबों को कोसते हुए फिर रसोई घर की तरफ देखकर रमा से बोली। रमा चाय लाकर पार्वती और महेश को देती है। जाते जाते वो एक बार फिर घुसल खाने की तरफ आश्चर्य से देखती है। पार्वती चाय पीते पीते, ये अब तक बाहर नहीं आई नहाकर। ऐसा कौन सा मीना कुमारी और हेमा मालिनी की तरह सुंदरता में निखार ला रही है? ऐ बहू जरा देख तो उसे, काफी बखत हो गया आई नहीं। रमा पार्वती की बात सुनकर दरवाजा खटखटाती है, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता।
रमा पीछे मुड़कर पार्वती की तरफ देखती है। पार्वती भी खटिया से उठकर वहां आकर दरवाजा खटखटाती है। अरे ओ महारानी, क्या नींद लग गई अंदर? हमें आए ही पौन घंटा हो गया। ऐसे कैसे घिस घिस के नहा रही है? जल्दी बाहर आ। कहते हुए पार्वती वापस खटिया पर आकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है। अंदर से गुलाबो निकलकर सबको नजरअंदाज करते हुए सीधे उसी दिशा में उसी कमरे की तरफ बढ़ जाती है जहां उसे रोका गया था। उसे इस तरह व्यवहार करता देख सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कुछ देर बाद सचिन भी आ जाता है। आंगन में सबको इस तरह बैठा देख वो मां के पास आकर बैठता है। पार्वती उसे देखकर नीचे सर कर लेती है। अभी नाराज हो माँ? मैं कितनी बार कहूं कि ये सब अचानक से हुआ। हम तो आपको बताकर ही सबकी रजामंदी से शादी करने वाले थे। सचिन मां की तरफ बड़ी उदार नजरों से देखते हुए बोला। सबकी रजामंदी? हाँ, बड़ा ख्याल था हमारा। सबकी रजामंदी तो तूने खुद ठुकरा दी। पता नहीं किसे ले आया। बड़ी अजीबो गरीब लड़की है। कुछ भी पूछो तो जवाब नहीं देती। पता नहीं और कौन कौन से दिन देखना नसीब में लिखा है। अब तो तेरे बापू के पास जाने को मन करता है। यदि वो आज होते तो तुझे कभी अपनी मनमानी नहीं करने देते। एक तो कल करे दिन अमावस्या में शादी कराया। पता नहीं वो मुआ कौन सा पंडित था जिसने तेरी शादी करा दी। आग लगे साले को। अरे पढ़ाई लिखाई की, पर इतना नहीं पता कि अमावस्या जैसे दिन कोई शुभ काम नहीं करते। इस दिन देवताओं का नहीं बल्कि ऊपरी शक्तियों का बोलबाला रहता है। पूजा करानी पड़ेगी। अब फिर से शुभ मुहूर्त में दोनों का लग्न कराना पड़ेगा। देवताओं से क्षमा याचना करनी पड़ेगी। पार्वती मुंह बनाते हुए बोली। आप भी माँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानता इन बातों को। सब अंधविश्वास है। भगवान का बनाया हर दिन शुभ होता है। हाँ, तू तो हमसे पहले आया है इस दुनिया में। दो आखिर क्या पारज गया चला है ज्ञान बघारने। अब जाकर देख तेरी हीरोइन को। एक तो घंटा भर नहाने में लगाई, ऊपर से अब सज संवर रही होगी। सचिन मां की बात सुनकर चुपचाप वहां से उठकर गुलाबों के कमरे में चला जाता है। उसके जाते ही पार्वती महेश से बोली। बेटा, ज्यादा उठापटक तो नहीं, बस कुछ लोगों को बुलाकर जरूरी रस्में कर देते हैं। मैंने पंडित रामधन को बुलाया है। जाते जाते तू और उसे बोलता जाना। जरूरी विधि तो करानी ही पड़ेगी। मुहूर्त देखकर बाकी की रस्म कर देते हैं। इस लड़के ने सारे सपने चूर कर डाले। सोचा था बड़ी धूमधाम से ब्याह रचाऊंगी सचिन का। अब चोरी छिपे सब करना पड़ेगा। पूरे समाज में थू थू होगी वो अलग। पार्वती सर पर हाथ रखकर बोली। अरे माँ, तू भी किन बातों में पड़ी है? आज जमाना इन्हीं सबका है। कोई कुछ नहीं कहेगा, और जिसे कहना होगा वो तो रुकेगा नहीं। याद नहीं किशन काका का लड़का दिलीप? वो भी तो ऐसे ही अपनी पसंद से शादी कराया था। बाद में गांव वाले सब भूल गए। और फिर माँ, बदलते जमाने के साथ खुद को भी बदलो। जो है अब उसी में खुशियां ढूंढो। कब तक सर पीटते रहेंगे हम? महेश अपनी मां पार्वती से बोला। तू भी देने लगा बेटा ज्ञान। छोटे भाई को बड़े का असर तो आया नहीं, पर बड़े के पांव जरूर फूलने लगे छोटे को देखकर। पार्वती आसमान की तरफ मुंह करके बोली। रात को रमा महेश से सुबह वाले गुलाबों के अजीब बर्ताव वाली बात बताती है। सुनकर तो महेश भी थोड़ा सकपकाता है, पर तुरंत रमा से बोलता है। अरे बेचारी अपना घर छोड़कर आई है। याद आ रही होगी सबकी, तो अकेले में छत पर जाकर रो रही होगी। इतने में तू पहुंच गई उसे बुलाने। अब कोई अपनी रोनी शक्ल लेकर तो सामने आएगा नहीं। चल, ज्यादा मत सोच, अब सो जा। सब ठीक हो जाएगा, देखना। महेश रमा से बोलकर करवट लेकर सो जाता है, पर रमा को नींद नहीं आती। वो बार बार उसी वाकये को सोचती रहती है। अगले दिन सचिन अंदर जाकर गुलाबो से मिलता है। गुलाबो उसे देखकर द्वार कर उसके पास आकर उसके सीने से लगकर रोने लगती है। सचिन उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला। क्या हुआ पगली? अभी से घबरा गई? अभी तो शुरुआत है। सबका दिल जीतना इतना आसान नहीं। तुमको सब्र रखना ही होगा। माँ दिल की बुरी नहीं है, बस जो हुआ उससे परेशान जरूर है। जो माँ इतने जतन से अपने बेटे के लिए सपने देखे और वो बेटा अचानक से उसके सारे सपनों को धराशायी कर दे, सोचो उस माँ का क्या हाल होगा। फिर भी उन्होंने हमारी शादी को मान लिया। मुझे तो ये डर था कहीं माँ इस शादी से साफ इनकार ना कर दे। तुम्हारे लिए तो सब सह लूंगी बाबू, पर उनको देखकर लगता है कि मेरी माई वापस आ गई, मेरे पीछे पीछे इस घर में।
वो भी इसी तरह दिन भर मुझे खरी खोटी सुनाती रहती थी। सोचा था अब जिंदगी में कुछ खुशियां मिलेंगी, थोड़ा सुकून मिलेगा, पर नहीं। लगता है अभी मेरी परीक्षा खत्म नहीं हुई। कहते हुए गुलबो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सचिन उसे समझा बुझाकर शांत करता है। उधर पार्वती पंडित जी से मिलकर शुभ मुहूर्त निकालकर बाकी की तैयारियां करती हैं। गांव में से चुनिंदा लोगों और सचिन के दोस्तों को बुलाकर उनकी उपस्थिति में सचिन और गुलाबों का सादे ढंग से ब्याह करवा दिया जाता है। इन सब में खुशबू एक तरफ उदास मायूस सी आंखों में आंसू लिए खरी खरी सब देखती रहती है। पूरे गांव में कानाफूसी का दौर चालू हो जाता है। हर कोई बस दबी जुबान में उनके घर की ही चर्चा करता हुआ मिलता है। लेकिन महेश और सचिन इन सब पर ध्यान दिए बिना नजरअंदाज करते हुए अपने कामों में लगे रहते हैं। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहता है। एक दिन शहर से सचिन के लिए एक डाक आती है। सचिन जैसे ही उस लिफाफे को खोलकर देखता है, खुशी से उछल पड़ता है। उसको सरकारी नौकरी का बुलावा आता है। वो खुशी से सबको ये खबर सुनाता है। पूरे घर में एक बार फिर खुशी का माहौल हो जाता है। पार्वती भी अपना दुख भूलकर अब धीरे धीरे परिस्थितियों से समझौता कर लेती है। लेकिन गुलाबों का व्यवहार अभी भी कुछ कुछ अजीब सा ही रहता है। तुम भी चले जाओगे अब? मैं यहाँ सबके बीच अकेली रह जाऊंगी। कैसे मन लगेगा मेरा? अरे तो क्या हुआ, यहाँ भाभी हैं, माँ हैं, भैया हैं, मुन्नी और बिट्टू भी तो हैं जो तुमको कितना प्यार करते हैं। दिन भर चाची चाची कहकर बेचारे आगे पीछे घूमते रहते हैं। इन सब के बीच तुमको तो खुशी से रहना चाहिए। और फिर मैं जल्द ही वहां सब सेट करके तुमको भी अपने साथ ले चलूंगा। चिंता क्यों करती हो? जय महाकाल अलख निरंजन। तेज करक स्वर में बड़ी बड़ी सफेद आंखें और 6 फुट कदकाठी के लंबे तगड़े एकदम धूसर काली दाढ़ी वाले कोई साधु, जिनके चेहरे पर एक अलग ही दिव्य तेज चमकता है, वो घर की ड्योरी पर कदम रखते हैं। उनको देखते ही आंगन में बैठा महेश फुर्ती से उठकर उनके पास जाकर उनके चरणों में साक्षात दंडवत करता है और माँ को आवाज लगाता है, माँ माँ देखो कौन आए हैं, जल्दी आओ। बरसों बाद बाबा जी आए हैं, जल्दी आओ माँ। महेश की आवाज सुनकर पार्वती दौड़ी दौड़ी आती है। उन बाबा को देखकर फौरन सर पर पल्लू लेकर उनके चरण छूती है। महेश आंगन में खाट बिछाने लगता है। पार्वती रमा को आवाज लगाकर बाबा जी के लिए साफ शुद्ध जल लाने को कहती है। उन बाबा जी के आते ही जैसे वहां का पूरा माहौल ही बदल जाता है। जैसे ही वो प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले बाबा जी आंगन में आते हैं, बड़े गौर से चारों तरफ नजर घुमा घुमा कर देखने लगते हैं। रमा साफ जल लेकर आती है, पर बाबा जी जल पर ध्यान दिए बिना आंख बंद कर ऊपर चेहरा कर मन ही मन कुछ बोलने लगते हैं। सबको उनकी ये क्रिया समझ नहीं आती, बस हाथ जोड़े चुपचाप देखते रहते हैं। क्या हुआ बाबा जी, आप नाराज हैं क्या? कुछ गलती हुई हो, हम मूर्खों से क्षमा कीजिएगा, हम तो अज्ञानी लोग हैं। पार्वती हाथ जोड़ते हुए उन बाबा जी से बोली, पर बाबा जी बस ऊपर चेहरा कर आंख बंद किए रहते हैं। उधर गुलाबों की परेशानी बढ़ती जाती है। वो कमरे में चारों तरफ बदहवास सी कभी इधर कभी उधर घूमती रहती है। सचिन गुलाबों में आए अचानक से इस बदलाव को देखकर घबरा जाता है। वो कुछ समझ नहीं पाता, बस उसे संभालने की कोशिश करता रहता है। अलख निरंजन, है माई, हम हिमालय पर्वत पर सिद्ध के लिए जा रहे थे। रास्ते में तुम्हारा गांव पड़ा तो सोचा तुमसे मिलते जाएं। बहुत दिन हुए। हाँ बाबा जी, आप बिट्टू के जन्म पर आए थे, उसके बाद से आना ही नहीं हुआ। क्या करें माई, हम तो महाकाल के भक्त हैं। जंगलों में गुफाओं में डेरा डाले साधना में मगन पड़े रहते हैं। संसार से हमारा कोई लेना देना नहीं। सालों में बस कुछ दिनों के लिए हम बाहर निकलते हैं ताकि पीड़ित जनों के कुछ दुख दर्द अपनी प्राप्त की हुई सिद्धियों से दूर कर सके। भोलेनाथ से हमें ये सिद्धियां इसलिए ही मिलती हैं। तेरा पति बड़ा भक्त था हमारे गुरुजी का। उसने जो सेवा की थी उनकी, तब से ही उसके ऋणी हो गए हैं हम। इसलिए ही हम सिर्फ तुम्हारे ही घर में आते हैं, वरना कभी किसी की चौखट नहीं चढ़ते। बहुत अच्छा किया बाबा जो आप पधारे। छोटे का ब्याह कर दिया है,
आप आए हैं तो उनको अपना आशीर्वाद देकर ही जाइएगा। आपने महेश और रमा को जब से अपना आशीर्वाद दिया है, इनके जीवन में कभी कोई दुख परेशानी तक नहीं आई। पार्वती बाबा जी से बोली। वो रमा को इशारे से उनको बुलाने का बोलती है। नहीं माई, अभी हम एक पवित्र उद्देश्य से हिमालय जा रहे हैं। तुम सबसे मिल लीजिए, मन प्रसन्न हो गया। हम यहाँ कुछ अजीब सा महसूस कर रहे हैं। अजीब सा मतलब? ये हम अभी नहीं बता सकते। यहाँ के वातावरण में हमें एक अजीब सी गंध आ रही है। अभी हम चलते हैं, हिमालय से लौटते हुए हम वापस आएंगे, तब बात करेंगे तुमसे। बस तुम सावधान रहना और किसी भी हाल में अपनी पूजा पाठ मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए। बाकी भोलेनाथ सबका ध्यान रखते हैं। ये लो, ये रुद्राक्ष अपने पूजा घर में रख देना, बाकी हम लौटते समय बताएंगे। जय महाकाल, अलख निरंजन। इतना कहते हुए बाबा जी घर से बाहर निकल जाते हैं। पार्वती, महेश और रमा उनको जाते हुए देखते रहते हैं। सचिन गुलाबों को पकड़कर जोर से भींचकर उसे पलंग पर बैठाता है। वो बेहोश हो जाती है। सचिन के अब भी कुछ समझ नहीं आता। वो पानी के छींटे मारता है उसके मुंह पर। कुछ देर में उसे होश आ जाता है। अब गुलाबों पहले से कुछ सामान्य हो जाती है।